नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज बात उत्तर कोरिया की वजह से पैदा हुए संकट की करेंगे। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के कारण संकट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिकी पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप गुआम में मिसाइल हमले पर विचार कर रहा है। उत्तर कोरिया का ये बयान दोनों देशों के बीच खतरनाक तनाव को ही दर्शा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसका रूस और चीन ने भी समर्थन किया। उत्तर कोरिया संकट को कूटनीति के जरिए हल करने की संभावना किसी हद तक है। इस पर पर्याप्त आशंका है क्योंकि अतीत में यह कामयाब नहीं रहा है। आज विशेष में हम बात करेंगे इस संकट से जुड़े तमाम पहलुओं की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिकी पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप गुआम में मिसाइल हमले पर विचार कर रहा है। गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ ही घंटों बाद एक सैन्य बयान जारी किया है। उत्तर कोरिया के इस आक्रामक बयान से स्थिति और बिगड़ गई है। भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर छोटा सा अमेरिकी द्वीप गुआम अब उत्तर कोरिया के निशाने पर है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने कहा कि वो अमेरिकी पैसिफिक क्षेत्र के द्वीप गुआम में मिसाइल हमले पर विचार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक गुआम पर हमले की तैयारी का मुआयना किया गया है। इसमें उत्तर कोरिया में ही बनी मिसाइल हवासोंग-12 का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के इस आक्रामक बयान से स्थिति और बिगड़ गई है। 조선인민군 전략부는 때 없이 남조선 상공의 나라들로 우리를 자극하고 위협 공갈하고 있는 미제의 핵 전략 폭격기들이 틀고 앉아 있는 엔도슨 공군 기지를 포함한 괌도의 주요 군사 기지들을 지압 견지하고 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ ही घंटों बाद उत्तर कोरिया का ये बयान आया है। हालांकि अमेरिकी सीनेटर जॉन मैकेन ने ट्रंप की चेतावनी पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में आश्वस्त नहीं हैं कि ट्रंप ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया को धमकी देते हुए कहा था कि वो अमेरिका को चेतावनी देना बंद करे, नहीं तो उसे ऐसे हमले का सामना करना पड़ेगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Thank you. अमेरिका से गुआम की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया से दूरी 3,430 किलोमीटर है। यानी गुआम तक पहुंचने की स्थिति में उत्तर कोरिया ज्यादा नजदीक नजर आता है। यह द्वीप 541 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी करीब 1,63,000 है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने गुआम में सैन्य अभ्यास किया था। यहां अमेरिकी सामरिक बम वर्षक विमानों के ठिकाने हैं और अमेरिका के एयरफोर्स और नौसेना का एयरबेस है। ये द्वीप अमेरिका के लिए सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। इस द्वीप के 1/4 हिस्से में अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप है। इस बीच गुआम के गवर्नर एडी काल्वो ने जनता को भरोसा दिलाया कि फिलहाल द्वीप को कोई खतरा नहीं है। And I want to reassure the people of Guam that currently there is no threat to our island or the Marianas. An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States. They have said that America will be defended. And I also want to remind the national media that Guam is American soil. And we have 200,000 Americans in Guam and the Marianas. We are not just a military installation. अमेरिकी नौसेना ने इस द्वीप पर पहली बार 1998 में कदम रखा था। दिसंबर 1941 तक इस द्वीप पर अमेरिका का कब्जा रहता था।
लेकिन पर्ल हार्बर अटैक के बाद जापान ने महज 2 दिन में इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। जापान का गुआम में कब्जा हिंसात्मक रहा। 3 साल तक जापान के इस द्वीप में शासन के दौरान करीब 1000 लोगों को मार दिया गया था। 1944 में अमेरिका ने इस द्वीप को फिर से अपने अधिकार में ले लिया था। आने वाले वक्त में अमेरिका यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का विचार कर रहा है। गुआम की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि इस एक द्वीप की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिणी चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक है। गुआम ऐसी जगह पर है जहां से दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर अमेरिका महत्वपूर्ण कदम उठा सकने की स्थिति में है। ऐसे में उत्तर कोरिया की धमकी छोटे से इस द्वीप पर अमेरिकी जंग के इतिहास को दोहराने के संकेत ही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते महीने में 2 बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के जवाब में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर और कड़ी पाबंदियां लगा दी। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का कहना है कि यह उसकी संप्रभुता का हिंसक उल्लंघन है और इसके लिए अमेरिका को कीमत चुकानी होगी। खास बात यह रही कि ज्यादातर मौकों पर उत्तर कोरिया का साथ देने वाले चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के कारण संकट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दशकों से उत्तर कोरिया को समझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रद्द करने को तैयार नहीं है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के बाद 5 अगस्त को सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगा दिए। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके इसकी घोषणा की। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उत्तर कोरिया की गैर जिम्मेदार और लापरवाह हरकतें इसके लिए भारी पड़ी हैं। Full Security Council has come together to put the North Korean dictator on notice. And this time, the Council has matched its words and actions. संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया से कोयला, सी फूड, लोहा और लौह अयस्क, सीसा और सीसा अयस्क मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नई पाबंदियों के मुताबिक कोई देश उत्तर कोरिया के नए कारीगर या कर्मचारियों को नौकरी नहीं देगा। उत्तर कोरियाई कंपनियों या लोगों के साथ कोई साझा कारोबार नहीं किया जाएगा। साथ ही पहले से चल रहे साझा उद्यमों में और निवेश नहीं होगा। नए सिरे से उत्तर कोरियाई अधिकारियों और व्यापारियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी सदस्य सुरक्षा परिषद में 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने कैसे ये पाबंदियां लागू की हैं। खास बात यह रही कि सुरक्षा परिषद में वीटो ताकत वाले उत्तर कोरिया के इकलौते मित्र देश चीन ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। 制裁是需要的，但是制裁绝不是最终的目的，目的还是要把半岛核问题拉回到谈判桌前来，通过谈判来寻求最终的解决办法。 We believe that these measures will significantly contribute to curbing the DPRK's ability to further develop its WMD-related activities. प्रतिबंधों का लक्ष्य प्योंगयांग को $1 अरब के वार्षिक राजस्व से वंचित करना है। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। हालांकि उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रस्ताव उसे परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाएंगे। 절대로 우리의 핵과 탄도 로켓을 십상 타게 올려놓지 않을 것이며 우리가 선택한 핵무력 강화에 대해서 단 한치의 양보도 없다는 것을 이미 천명했습니다. इन प्रतिबंधों का मसौदा 4 जुलाई को उत्तर कोरिया को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद तैयार किया गया था, लेकिन जब तक मसौदे ने अंतिम रूप लिया तब तक 28 जुलाई को उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला। उत्तर कोरिया ने 2006 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र 7वीं बार उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि इन प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया के व्यवहार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान देशों की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर कोरिया और दक्षिण चीन सागर का ही मुद्दा इस बैठक में उठा। ये तस्वीरें हैं आसियान सम्मेलन की, जहां उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री एक मंच पर नजर आए, लेकिन सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच तनातनी का ही माहौल रहा।
सम्मेलन के तीसरे दिन आसियान रीजनल फोरम यानी ARF की बैठक में भी उत्तर कोरिया का मुद्दा जोर शोर से उठा। हालांकि इस बैठक में उत्तर कोरिया और अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद नहीं थे। ज्यादातर देशों ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के पक्ष में सहमति जताई। ASEAN member states and ASEAN as a whole saw the deadlock with North Korea refusing to give any opening. But if we made our statement one way, or we didn't give an opening for ASEAN to play a role, there might not be any other avenue for talks. So we wanted North Korea to, or the DPRK, to know that they were welcome to the ARF because it's a venue for dialogue. आसियान देशों ने उत्तर कोरिया से मिसाइल कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। आसियान देशों के लिए फिलहाल इलाके में शांति बहाली सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिण चीन सागर विवाद और उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम से ज्यादातर मुल्क परेशान हैं और आपसी सहमति से इन दो बड़े मुद्दों का वो हल चाहते हैं। 北朝鮮や南シナ海をはじめとする国際条理における喫緊の課題についても率直かつ有意義な意見交換を行い、北朝鮮に国際社会で団結して圧力をかけていくこと。हालांकि आसियान बैठक में इन दोनों मुद्दों पर कोई भी साझी सहमति नहीं बनी, लेकिन ज्यादातर देश इन मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर उठाने पर तैयार हैं। कोरिया प्रायद्वीप और दक्षिण चीन सागर में लगातार युद्ध के मंडराते खतरे ने आसियान की व्यापारिक गतिविधियों पर भी नकेल कसा है। लेकिन इन तकरारों के बीच न उत्तर कोरिया ने साफ कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद मिसाइल कार्यक्रम बंद करेगा। 조선의 핵 보유가 미국이 떠드는 것처럼 세계적인 위협으로 되는가 아니면 आसियान की बैठक में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने बाकी मुल्कों को उत्तर कोरिया के खिलाफ एकजुट करने का अभियान जारी रखा। इन देशों का दावा है कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने उन्हें समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। पिछले 10 सालों में उत्तर कोरिया कई बार न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है। आइए देखते हैं पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने कौन कौन से मिसाइल परीक्षण किए और उस पर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया कई मिसाइल परीक्षणों को अंजाम दे चुका है। पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने अपना 5वां और सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि इस कामयाबी के बाद वो एडवांस परमाणु क्षमता वाले देशों की सूची में शुमार हो गया है। पिछले साल जनवरी में भी किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षण किया था। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर डाला। 4 जुलाई 2017 को उत्तर कोरिया ने अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM परीक्षण किया। उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल के जरिए वो अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम हो गया है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण लगातार जारी रखे हुए है और इस साल अब तक वो 12 मिसाइल परीक्षण कर चुका है। 2006 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू किए थे, जिसमें लग्जरी वस्तुओं, मिसाइल और परमाणु तकनीक के निर्यात पर रोक शामिल था। लेकिन उत्तर कोरिया ने इसकी परवाह किए बगैर 2009 में फिर से परमाणु परीक्षण किए। नतीजतन उत्तर कोरिया के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगे। लेकिन 12 फरवरी 2013 को जब उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने उच्च स्तर का परमाणु बम बना लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखा गुस्सा दिखाया। में जब उत्तर कोरिया की बैंकिंग, ट्रैवल और व्यापार के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव आया, तो उसे 15-0 से मंजूरी मिली। उत्तर कोरिया की ओर से बार बार मिसाइल परीक्षण करने से आजिज आकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसके 15 नागरिकों और 4 कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंध झेल रहे उत्तर कोरिया ने तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए परीक्षण जारी रखे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय दबावों को नजरअंदाज करते हुए उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किए हों। उत्तर कोरिया के मौजूदा शासक किम जोंग उन के दादा किम इल संग ने 1984 से 1994 के बीच 15 मिसाइल परीक्षण किए। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने 1994 से 2011 के बीच
16 परीक्षण किए, लेकिन मौजूदा शासक किम जोंग उन ने हथियार परीक्षणों में अपने पिता और दादा को कहीं पीछे छोड़ दिया। किम जोंग उन 2011 से अब तक के अपने कार्यकाल में 84 परीक्षणों को अंजाम दे चुके हैं। अमेरिका समेत ज्यादातर देशों का दावा है कि उत्तर कोरिया के ये परीक्षण न सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि दुनिया में शांति के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रतिबंधों और चेतावनियों के बावजूद उत्तर कोरिया फिलहाल हथियार परीक्षण की अपनी नीति से पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति बहाली के लिए कई कोशिशें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहल थी 6 पार्टी टॉक। उत्तर कोरिया समेत 6 देश इसमें शामिल हैं। 6 पार्टी वार्ता का लक्ष्य था कि उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम पर लगाम कसने के लिए मनाया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाया और क्या ये 6 पार्टी वार्ता है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 2003 में जब उत्तर कोरिया नाभिकीय अप्रसार संधि से बाहर निकला तो कोरियन प्रायद्वीप में शांति को लेकर चिंता पसरने लगी। चीन की पहल के बाद पहली बार अगस्त 2003 में 6 देशों ने बीजिंग में बैठक की। इसी बैठक को 6 पार्टी वार्ता का नाम दिया गया। इसमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रूस और अमेरिका शामिल हैं। जब से लेकर अब तक ये मुल्क 6 दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन बीते कई साल से 6 पार्टी टॉक स्थगित है और इस दौरान उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया। 6 पार्टी टॉक्स तो होनी चाहिए और जैसे अमेरिका, यूरोप वगैरह के देश हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यदि आप इनको कुछ टेक्नोलॉजी दे, इनको कुछ पेटेंट्स दे दो, कहीं से फंड दे के उनको थोड़ा दुरुस्त कराओ, तो उनकी जो मिलिटरिज्म है, लड़ाई का जो माहौल है, वो घट जाएगा। उससे बाद में अच्छी बातचीत होगी। नॉर्थ कोरिया पे अगर प्रेशर बनना है तो एक ही कंट्री है जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा चलता है, वो है चाइना, और दूसरी तरफ थोड़ा सा सोवियत यूनियन का दबाव रहता है। लेकिन जब तक चाइना नहीं चाहेगा तब तक ये सीरियसली बातचीत नहीं करेंगे। वो उतना प्रेशर चाइना नहीं बिल्डअप करता। हालांकि अमेरिकन और दूसरे देशों ने अब जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रहा है उसके बाद एक काफ़ी प्रेशर बिल्डअप किया है। शुरुआती दौर में बातचीत पटरी पर थी। 5वें दौर की वार्ता के तीसरे चरण में उत्तर कोरिया पहली बार इस बात पर रजामंद हुआ कि ईंधन की मदद और जापान को अमेरिका के साथ रिश्ते को सामान्य बनाने के बदले वो नाभिकीय कार्यक्रम को बंद कर देगा। लेकिन अप्रैल 2009 को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने उत्तर कोरिया के असफल सैटेलाइट परीक्षण की निंदा की तो उत्तर कोरिया भड़क गया। 14 अप्रैल 2009 को उत्तर कोरिया ने दावा किया कि वो 6 पार्टी वार्ता से बाहर निकलेगा और परमाणु कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया ने देश से सभी परमाणु पर्यवेक्षकों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद से 6 पार्टी वार्ता सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, ये ही बात ही एक जरिया है और ये 6 पार्टी टॉक्स ही के ज़रिए इस मसले का हल निकल सकता है। जंग कोई ऑप्शन नहीं है। इतना प्रेशर होना चाहिए कि बिल्डअप करना पड़ेगा इन लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि ये बातचीत सीरियसली आके करें और डीमिलिटराइजेशन प्रोसेस शुरू करें, तभी कुछ मामला आगे बढ़ेगा। उनको लाना होगा कि इस तरह से कि वो उनका डर जो है कि हम पे हमला होगा, उनका जो समझ है कि अपने मिसाइल से ही हम सुरक्षित हो सकते हैं, इन सब को लेके उनको समझाना होगा। पहले भी कुछ देश रहे हैं, लाइक चीन शुरू में, वो भी काफ़ी भयानक था, हमारे साथ युद्ध भी हुआ था। तो बातचीत से ही ये मामला हल होगा। 6 पार्टी वार्ता में कई मुद्दों पर काफी तकरार देखने को मिली। इनमें अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सुरक्षा भावना की कमी और एक दूसरे को अस्थिर बनाने की कोशिशों का इल्जाम प्रमुख है। उत्तर कोरिया के ग्रेफाइट मॉडरेटेड परमाणु पावर प्लांट के बदले लाइट वाटर रिएक्टर लगाने पर सहमति बनी थी, लेकिन 2002 के बाद दोनों तरफ से इस समझौते को तोड़ा गया। एनपीटी से बाहर निकलने के बाद शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर तकरार जारी रही। उत्तर कोरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का मामला भी इस वार्ता में कई बार उठा।
उत्तर कोरिया के हर परीक्षण के बाद 6 पार्टी वार्ता को फिर से जोर शोर से लागू करने की बात उठती रही। उत्तर कोरिया की तरफ से ताजा परीक्षण के बाद रूस और चीन ने खुलकर आर्थिक प्रतिबंध का विरोध किया और दोनों देशों ने 6 पार्टी वार्ता पर जोर देने की अपील की। 2012 और 2014 में 2 ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि 6 पार्टी वार्ता फिर से शुरू होगी और कोरियन प्रायद्वीप में हथियारों की होड़ और परमाणु कार्यक्रम पर लगाम कसा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी के चलते ऐसा नहीं हो सका। 6 पार्टी वार्ता का पहला दौर 27 अगस्त से 29 अगस्त 2003 तक चला। इसमें कोई समझौता नहीं हो सका। 25 फरवरी से 28 फरवरी 2004 तक दूसरे दौर की बैठक हुई। इसमें कोरियन प्रायद्वीप में परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम कसने पर बातचीत हुई। 23 जून से 26 जून 2004 को तीसरे दौर की वार्ता हुई। चौथे दौर में 2 चरण में बैठक हुई। पहले चरण की बैठक 26 जुलाई से 7 अगस्त 2005 को हुई। इसमें उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमति बनी। 13 सितंबर से 19 सितंबर 2005 के बीच दूसरे चरण की बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर करार हुआ। 2005 से 2007 के दौरान 5वें दौर में 3 चरणों में बातचीत हुई। मार्च 2007 से सितंबर 2007 के दौरान छठे दौर में 2 चरणों में बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। 2009 के बाद ये सिलसिला टूटा और वार्ता आज तक बहाल नहीं हो पाई। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। कोरियाई प्रायद्वीप में हालात एक बार फिर खतरनाक दौर में दाखिल दिख रहे हैं। अमेरिका के दखल और उत्तर कोरिया की आक्रामक प्रतिक्रिया एक बार फिर युद्ध की वजह बन सकते हैं। उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया के साथ पिछले 6 दशक से तनातनी चल रही है। आइए इस तनातनी का इतिहास जानते हैं और साथ ही इसमें भारत की भूमिका पर भी जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1960 के दशक में एक युद्ध लड़ा जा चुका है। उस युद्ध की बड़ी वजह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध था। 1910 से लेकर 1945 तक दोनों कोरिया जापान के कब्जे में रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये इलाका रूस और जापान के बीच युद्ध की भूमि रहा। इस बीच अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर रूस और अमेरिका के बीच संधि हुई। इसके तहत कोरिया को 2 भागों में विभाजित करके ये दोनों देश संयुक्त रूप से उसे प्रशासित करने लगे। कुछ समय बाद ही इसके खिलाफ कोरिया में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार 1948 में दक्षिण कोरिया में पहली बार चुनाव हुए और वहां अमेरिका समर्थक सरकार का गठन हुआ। साउथ कोरिया के साथ कई बार कोशिश की गई, बहुत सी बातचीत हुई, उनकी आपस में बातचीत भी हुई है कई बार, लेकिन ये है कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। अगर कुछ बातचीत किसी नतीजे पहुंचती हो तो उसके बाद ये मिसाइल टेस्ट करने लगते हैं या कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि बातचीत खत्म हो जाती है और अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे। उत्तर कोरिया में रूस और चीन के समर्थन से साम्यवादी सरकार बनी। इस तरह कोरिया 2 विरोधी विचारधाराओं में बंट गया। दोनों देशों में रूस, चीन और अमेरिका का दखल जारी रहा। इस बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई सरकार को मान्यता नहीं दी। उत्तर कोरिया ने 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। दक्षिण कोरिया हार के कगार पर था। इसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक प्रस्ताव पारित करवाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के करीब 10 लाख सैनिक दक्षिण कोरिया की मदद के लिए आगे आए। हालांकि इस समय दोनों देशों के तनाव में भारत की भूमिका अहम नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। भारत का जो रोल है वो इतना है, भारत चाहता है कि इस कोरियन पेनिनसुला में अमन शांति बनी रहे और भारत ये भी चाहता है कि जंग कोई सलूशन नहीं है, जंग के ज़रिए किसी मसले का हल नहीं निकलता। तो वो चाहता है कि नॉर्थ साउथ कोरिया की बातचीत हो या 6 पार्टी टॉक हो, जिसके ज़रिए कुछ हालात अच्छे बने और निकले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है बातचीत में। सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरियाई आक्रमण के खिलाफ आए प्रस्ताव से भारत अनुपस्थित रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे पर लगातार रूस और अमेरिकी सरकार के संपर्क में थे। भारत ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मेडिकल कोर की एक टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की मेडिकल सहायता के लिए भेजी गई। सितंबर 1950 तक संयुक्त राष्ट्र की सेना ने
दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सैनिक चीन की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में चीन ने अमेरिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए चेतावनी भिजवाई। नवंबर में चीन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहली बार इस युद्ध में अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ा। सीमाएं हैं, उसको माना जाए। एक माप में पैरेलल्स होते हैं, लकीर यहाँ। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि शायद 70वां पैरेलल को आप पार मत कीजिए। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ किया, इन्होंने वापस धकेला, चीनी आ गए, उन्होंने भी उनको पीछे धकेला। फिर जो अमेरिका का जनरल था, जनरल मकार्थर, बहुत मशहूर जनरल, उसने कहा कि मुझे इजाज़त दो कि मैं चीन पे परमाणु बम लगा लूं। इस बीच भारत फिर सक्रिय हुआ और ब्रिटेन के सहयोग से चीन को युद्ध विराम के लिए तैयार कर लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक शांति प्रस्ताव भी पेश किया, लेकिन यह खारिज हो गया। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध विराम और सैनिकों की अदला बदली पर मध्यस्थता के लिए भारत को आमंत्रित किया गया। भारत की मध्यस्थता का प्रस्ताव 1 साल तक अटका रहा। मार्च 1953 में स्टालिन की मौत ने हालात बदल दिए। इसके बाद 27 जुलाई को युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत हुए। युद्ध विराम के बाद मसला युद्धबंदियों की अदला बदली का था। संयुक्त राष्ट्र ने युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए भारत की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन को सहमति दी। इसमें पश्चिमी देशों ने स्वीडन और स्विट्जरलैंड को, जबकि चीन ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को शामिल कराया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया इस आयोग के अध्यक्ष बने। भारत ने युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए 6000 सैनिकों की अपनी कस्टोडियल फोर्स तैनात की। ये काम 1954 तक चला। हालांकि चीन के बढ़ते विरोध के बाद भारत ने बाद में आयोग के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। भारत इस पूरे घटनाक्रम में तटस्थ रहा, लेकिन शांति के लिए कोशिशों की वजह से उसकी दुनिया भर में अच्छी साख बनी। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।